चलिए, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में हम हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। 16 जुलाई के करंट अफेयर यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक सेशन को देखिए, सारे फैक्ट आराम से नोट कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, तो एंड तक देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आज की सेशन की पीडीएफ, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर लगा पाएंगे। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 16 जुलाई के करंट अफेयर को यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या घोषित किया गया है? तो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो इस बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, और नई दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, इन्होंने इसका ऑफिशियल मैस्कॉट लॉन्च किया है, और इस मैस्कॉट का नाम है मयूर। मयूर जो पिकॉक है, हमारा नेशनल बर्ड, इससे प्रेरित होकर यह मैस्कॉट बनाया गया है, और इसको नाम दिया गया है क्या? नाम है इसका मयूर। अब बात आती है कि मयूर को ही मैस्कॉट के रूप में क्यों चुना गया? देखिए, इसका पहला कारण तो यह है कि हमारा नेशनल बर्ड है, और इसके अलावा जो मोर है ना, ये एनर्जी को, हॉस्पिटलिटी को, यूनिटी को, इसको इंडिकेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसीलिए कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 2026 में मैस्कॉट बनाया गया मयूर को। रेखा गुप्ता ने इसे लॉन्च किया है। इस बार नई दिल्ली में यह चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। 27 जुलाई को यह शुरू होगी और 2 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 22वां एडिशन है इस बार। संयुक्त रूप से दिल्ली गवर्नमेंट और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। 33 से ज्यादा देशों के जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। 22वां एडिशन है। इसकी सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी 1971 में। 2 साल में एक बार ये चैंपियनशिप आयोजित करवाई जाती है। 1971 में पहला एडिशन इसका सिंगापुर में हुआ था, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। और आपको पता है ये रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन। ये रेगुलेट करता है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को। 2 साल में एक बार ये आयोजित की जाती है। अच्छा, इंडिया में वो संस्था जो कि टेबल टेनिस खेलों को रेगुलेट करती है, तो ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है। भारत में टेबल टेनिस खेलों को रेगुलेट करना, इसके लिए पॉलिसीज बनाना, ये सारे काम इस संस्था के हैं। 1926 में यह संस्था गठित हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और मेघना अहलावत इसकी प्रेसिडेंट के पद पर है वर्तमान में। सेकंड क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नाम की पुस्तक का विमोचन किया। तो बी.आर. गवई का यहां पर नाम आया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिनकी यह बुक है? तो बी.आर. गवई की बात करें ना, तो यह भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 2025 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2025 में 1 साल के अंदर ही ये रिटायर हो गए थे, लेकिन ये भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम कर चुके हैं। कौन है ये? बी.आर. गवई। अभी हुआ यह है कि बी.आर. गवई के जो वर्डिक्ट रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करते हुए, उनकी जो स्पीचेस हैं, है ना, उन सभी का संकलन किया गया है। उन सभी के संकलन पर बेस्ड एक बुक है द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स। इस बुक को लॉन्च किया है किसने? सीपी राधाकृष्णन ने, भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। और बी.आर. गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम कर चुके हैं। अच्छा, अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो अभी भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे हैं सूर्यकांत। 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन 52वें कौन थे? तो 52वें थे बी.आर. गवई। तो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की जो स्पीच हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो वर्डिक्ट हैं, इन सभी का संकलन किया गया है। संकलन करने वाले व्यक्ति हैं प्रोफेसर एस शिव कुमार। इन्होंने संपादन किया है बुक का। बी.आर. गवई ने डायरेक्ट लिखा नहीं है, उनकी जो स्पीचेस हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं, उनके जो थॉट है, उनको इसमें पिरो दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने इस बुक का हाल ही में नई दिल्ली में विमोचन किया है, लॉन्च किया है। ठीक है।
तो बी आर गवई के बारे में भी आपको पता चल गया। 14 मई 2025 को इन्होंने 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला था और 23 नवंबर 2025 को ही ये रिटायर हो गए थे। काफी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए इन्होंने दिए। जैसे आर्टिकल 370 का जो केस था जम्मू कश्मीर पर, उसे इन्होंने वैधानिक करार दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको बरकरार रखा था। इसके अलावा इलेक्शन बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड केस था, उसको असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय भी इन्हीं के हिस्से में आया था। एक डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, है ना, उसको भी इन्होंने वैध करार दिया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है और वो उनकी प्रायोरिटी में आता है और उनके कार्य क्षेत्र में आता है, तो वो संवैधानिक रूप से लीगल है। तो ये सारे जो फैसले ना ये बी आर गवई के समय में ही लिए गए थे। ये उस बेंच का हिस्सा रहे हैं कहीं ना कहीं जिन्होंने फैसले सुनाए थे। 60 वर्षों के बाद गिर नेशनल पार्क में भारतीय धूसर हॉर्नबिल पक्षी को पुनः बसाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क की या गिर फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, यह हमको देखने को मिलेगा भारत के गुजरात राज्य में। अच्छा, किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है गिर नेशनल पार्क गुजरात में। अभी हुआ यह है कि 60 सालों के बाद इस नेशनल पार्क में भारतीय धूसर हॉर्नबिल पक्षी, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल बर्ड, इसको लाकर पुनः बसाया गया है इस नेशनल पार्क में। अगर आप इमेज देखेंगे ना तो इस प्रकार के पक्षी दिखाई देता है। इसकी जो मोड़दार चोंच है ना, इसके लिए ये सबसे ज्यादा जाना जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि इसकी चोंच के ऊपर एक सींग जैसी संरचना देखने को मिलती है जो कि इसको यूनिक बनाती है। इंडियन कॉन्टिनेंट में ये देखने को मिलता है। भारतीय प्रायद्वीप, महाद्वीपीय क्षेत्र बोल लो, प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोल लो, तो इस क्षेत्र में ही इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। तो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, जिसे गुजरात में चिलोट्रो के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है? चिलोट्रो। 60 वर्षों से अधिक समय के बाद अब गुजरात के गिर फॉरेस्ट में इसे पुनः बसाया जा रहा है ना। तो ये पक्षी अब जंगल में भी, साइंटिस्टों के अध्ययन के अनुसार अब ये पक्षी जंगल में भी जीवित रह सकते हैं और ब्रीडिंग भी ये कर रहे हैं। तो इनको वापस लाके बसाया गया है। अब इनको मॉनिटर किया जाएगा, इनकी मूवमेंट को, इनका जो आवासीय क्षेत्र है उसको देखा जाएगा, ब्रीडिंग बिहेवियर कैसा है इनका अपने जीवन साथी के साथ, और सैटेलाइट ट्रांसमीटर्स का उपयोग करके इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा ताकि इसको लॉन्ग टर्म में इसकी आबादी को वहां पर बढ़ाया जा सके। तो 60 वर्षों के बाद एक बार फिर से गिर फॉरेस्ट में लाकर इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को बसाया जा रहा है। इसका साइंटिफिक नेम है ओसाइसेरोस बिरोस्ट्रिस, साइंटिफिक नेम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुड़ी हुई चोंच के कारण जाना जाता है और उसके ऊपर एक सिंग जैसी संरचना देखने को मिलती है। स्पेशली तो ये पर्णपाती वनों में, खुले जंगलों में, मैदानों में, अर्बन पार्क्स में सबसे ज्यादा फल फूलते हैं, अनुकूल माना जाता है ये क्षेत्र इनके लिए। और भोजन में फ्रूट्स, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, है ना, जो स्मॉल रेप्टाइल्स होते हैं, छोटे छोटे सरीसृप होते हैं और बीज होते हैं, इनका ये सेवन करते हैं। तो IUCN की पर्टिकुलर लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में ये शामिल है। मतलब कम जोखिम, वर्तमान में विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में IUCN, जो कि रेड डेटा लिस्ट को जारी करता है, इसमें ये शामिल है। आपको पता ही है, बीजों को जब खाता है ना तो चोंच में मल्टीपल बीजों को फंसाता है, फिर ये पूरे जंगल में उसको फैलाता भी है। तो इसे जंगल का माली, फॉरेस्ट गार्डनर भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है जंगलों को फैलाने में। और प्राचीन काल में जो जंगल बसे, माना जाता है कि गिलहरी और इन पक्षियों के कारण ही ये बने हुए हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। एशियाटिक लॉयन, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ऑफर ऑफ द डे में आप 500 GS MCQs यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी एग्जाम्स हैं इंडिया में, SSC हो, स्टेट के अदर एग्जाम्स हो, वनडे एग्जाम्स हो, सभी को हमने एनालिसिस किया है और उसके आधार पर आपके लिए स्पेशली GS में, क्योंकि स्कोर करने में स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम आती है, तो हमने 500 GS के MCQs यहां पर तैयार किए, जो कि हर एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल ही जाते हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के आधार पर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन यहां पर हमने तैयार किए। आप इन्हें ज्वाइन कीजिए, आपको MCQs के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको
अदर डिटेल भी हमने इसमें ऐड ऑन की है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, काफी नॉमिनल प्राइस में अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको हर्डल आता है, तो हेल्पलाइन नंबर आपको यहां पर दिया रहता है, कॉल कर लीजिए, हमारी टीम से आप कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। ओके, तो कॉल कर लीजिएगा। काफी कमेंट आते हैं स्टूडेंट के, मैंने देखा है कि डेली करंट अफेयर में कमेंट आते हैं कि सर हमने पीडीएफ हमारे पास आ गई है लेकिन ओपन नहीं हो रही है, या फिर हमने उसका पेमेंट कर दिया या फिर पे कर चुके हैं और वो ओपन नहीं हो रही है। तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, नंबर है आपके पास, हमारी टीम आपको बकायदा आपके सारे जो डाउट्स हैं, सारे प्रॉब्लम से वो यहां पर सॉर्ट कर देगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर बात की जा रही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की। तो इसका जो स्थापना दिवस है यह मनाया जाता है हर साल 16 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल रिसर्च 1929 में यह संस्था बनी थी, हालांकि उस वक्त इसे एक अलग नाम से जाना जाता था। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ 1929 में बनी थी, उस वक्त इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से इसे स्थापित किया गया था। आजादी के बाद फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। भारत में सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वर्तमान में, जो कि वर्किंग में। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? एग्रीकल्चरल रिसर्च करना, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को बढ़ावा देना, है ना, और उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज को बढ़ावा देना, ऑल ओवर एग्रीकल्चर के विकास के लिए, उसके उस पर रिसर्च के लिए काम करता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। 16 जुलाई 1929 में यह गठित हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। नेशनल लेवल पर एग्रीकल्चरल रिसर्च की सर्वोच्च संस्था। फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल विमेन ऑनर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फॉर्चून इंडिया ने एक लिस्ट जारी की है, फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल विमेन ऑनर 2026। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप पर महिला रही है वो रही है नीता अंबानी, आंसर सी। तो नीता अंबानी को इस लिस्ट में मोस्ट पावरफुल विमेन ऑनर से सम्मानित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन है नीता अंबानी। जुलाई 2026 में फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल विमेन ऑनर से इनको सम्मानित किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था इनकी जो लीडरशिप स्किल है, समाज में समाज सेवा के जो इनके काम है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और ऑल ओवर डेवलपमेंट में इनका जो योगदान है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है फॉर्चून इंडिया के द्वारा। फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल विमेन ऑनर 2026। इस लिस्ट में इंडिया की टॉप 5 पावरफुल अगर विमेन की बात करते हैं तो पहले पर तो नीता अंबानी को रखा गया है, सेकंड पर रोशनी नादारे HCL टेक्नोलॉजी से संबंधित, थर्ड पर रेड्डी सिस्टर्स को रखा गया है, अपोलो हॉस्पिटल चेन को चलाती है, सावित्री देवी जिंदल जो कि जिंदल ग्रुप की है, यह चौथे नंबर पर रखी गई है, और पांचवें पर है डॉक्टर प्रीति अडानी, अडानी फाउंडेशन से संबंधित। तो ये 5 टॉप मोस्ट पावरफुल विमेन है फॉर्चून इंडिया की लिस्ट में, या फिर फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल विमेन ऑनर। तो सबसे टॉप पर कौन है? नीता अंबानी। ऑनर क्या है? फॉर्चून इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित एक सम्मान है। उद्देश्य भारत की मोस्ट पावरफुल महिला नेताओं को सम्मानित करना। उन महिलाओं को चुना जाता है जिन्होंने बिजनेस, लीडरशिप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल इंपैक्ट, इन सभी क्षेत्रों में या किसी एक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया हो। तो फॉर्चून इंडिया ऐसी लिस्ट जारी करती है और उन महिलाओं को ऑनर प्रदान करती है, सम्मान प्रदान करती है। फॉर्चून इंडिया भारत की एक प्रमुख बिजनेस मैगजीन है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। बिजनेस, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल लीडरशिप, इनसे रिलेटेड लिस्ट को प्रकाशित करती है फॉर्चून इंडिया नाम की संस्था या मैगजीन। भारत का पहला प्रायोगिक सेवा उत्पादन सूचकांक किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है? इंडिया का पहला इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ट्रायल वर्जन है ये, है ना, इसका एक ट्रायल है, अभी तो केवल प्रयोग किया जा रहा है, ट्रायल वर्जन के रूप में इसे जारी किया गया है, लेकिन यह इंडिया का पहला इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन है। इसे जारी किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसने जारी किया है भारत का पहला इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन को। अब ये है क्या, देखिए एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें क्या मापा जाता है, ये उद्योग कितना उत्पादन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज है कितना उत्पादन कर रही है उसको नापते हैं। लेकिन यहां पर सर्विसेज को नापने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये तो उद्योगों की बात हो गई, कोई प्रोडक्ट की बात हो गई, लेकिन सर्विसेज को मापने के लिए अभी तक तो कोई पैमाना है नहीं। इसीलिए इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन को लॉन्च किया गया है। यह बताता है कि जो सर्विस सेक्टर है, जैसे बैंक, होटल, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, है ना, इनसे रिलेटेड जो भी बिजनेस है, जो भी ट्रेड है, वो कितना काम कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, उनकी ग्रोथ कैसी है, कितनी कम है, कितनी बड़ी है, इनको मापने के लिए इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन को लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और पहली बार ही यह लॉन्च किया गया है, और अभी तो केवल ट्रायल वर्जन के तौर पर एक मासिक इंडेक्स के रूप में से जारी किया गया है, मतलब मंथली बेसिस पर इसको लाया गया है। अप्रैल 2026 के स्टैटिस्टिक्स पर यह आधारित है। 2024-25 को इसमें बेस ईयर बनाया गया है, 2024-25 का बेस ईयर है इसमें, और केवल अप्रैल 2026 के स्टैटिस्टिक्स जो हैं, जो डेटा है उसको इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो भारत के सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन को मापने वाला पहला हाई फ्रीक्वेंसी इंडेक्स है मंथली बेसिस पर। ओके, 19 जो सेवा सेक्टर के, सर्विस सेक्टर के 19 सब सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है। भारत के सर्विस सेक्टर का लगभग 60% ये 19 सब सेक्टर कवर करते हैं, और इस इंडेक्स में बताया गया है कि 19 में से 14 सर्विस सब सेक्टर जो हैं वो डबल डिजिट उनकी ग्रोथ हुई है अप्रैल 2026 में। सबसे अधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है 37% की, वो आवास या फिर फूड सर्विसेज में दर्ज की गई है। तो कुछ डेटा को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी किया है अपने पहले इंडेक्स में, जो कि किस पर आधारित है, सर्विसेज पर। इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन के नाम से इसे जारी किया गया। मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है, राव इंद्रजीत सिंह इस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं वर्तमान में। तमिलनाडु सरकार ने कौन सा इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तमिलनाडु सरकार ने एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इसे नाम दिया है नलम टीएन। टीएन का मतलब तमिलनाडु है, तो नलम टीएन नाम का एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। इनॉग्रेशन तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय के द्वारा किया गया चेन्नई में। अब ये है क्या, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ केयर प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म। देखिए इसमें क्या होगा कि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है वो सारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एप्लीकेशन है एक प्रकार का, तो उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज को, जो पेशेंट है, जो हॉस्पिटल है एवं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, जिससे हेल्थ सर्विसेज आसानी से और बहुत ही इजी एक्सेस मिल पाए तमिलनाडु के लोगों को। तो एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, कौन से हॉस्पिटल में बेड हैं, कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है, कहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल हैं, कहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल हैं, और जितने भी गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज हैं उन सभी को उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी तमिलनाडु का आम नागरिक देख सकता है। तो ये इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, नलम टीएन इसको नाम दिया गया है। तो यह है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। इसके अलावा एक नलम एआई भी लॉन्च किया गया है, जो कि व्हाट्सएप बेस्ड एक हेल्थ चैटबॉट है। किसी भी व्यक्ति को हेल्थ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप बेस्ड इस हेल्थ चैटबॉट की मदद से वो सारी जानकारी ले सकता है, और सभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी हेल्थ सर्विसेज का लाभ भी वो उठा सकता है इस व्हाट्सएप बेस्ड हेल्थ चैटबॉट से। एक चैटबॉट है, वो आंसर करेगा, तो ओपीडी बुकिंग, अपॉइंटमेंट बुकिंग और सिटीजन सपोर्ट वो सारे के सारे इस व्हाट्सएप के माध्यम से ही हेल्थ चैटबॉट से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी नाम दिया गया है नलम एआई, और जो प्लेटफॉर्म है वो नलम टीएन के नाम से ऑफिशियली एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है।
किस राज्य ने भारत के पहले सरकार संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? गवर्नमेंट ड्राइवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, ये लॉन्च करने वाला है कर्नाटक गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट ड्राइवन का मतलब क्या हुआ, या सरकार संचालित क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर ये यूनिवर्सिटी नहीं चलाएगा, प्राइवेट सेक्टर का कोई योगदान नहीं होगा, गवर्नमेंट के हैंड में रहेगी ये पूरी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ही इसको स्थापित करेगी और संचालित करेगी। तो रिसेंटली बेंगलुरु कर्नाटक में यह अनाउंसमेंट किया गया था कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा कि वो भारत का पहला गवर्नमेंट ड्राइवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। उद्देश्य क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और अन्य जो टेक्नोलॉजी से उसके क्षेत्र में एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये यूनिवर्सिटी का मुख्य कार्य है। तो अलग अलग कोर्सेस लॉन्च किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, और कोर्सेस के साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन पर भी काम किया जाएगा। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सरकार संचालित इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कर्नाटक गवर्नमेंट शुरू करेगी। इसी के साथ एआई हब भी स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में, जो कि स्टार्टअप, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज को सहयोग प्रदान करेगा। एआई हब में नॉर्मली क्या होता है, इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। एआई स्टार्टअप, रिसर्चर, टेक्नोलॉजी कंपनीज वो एक ही जगह पर आती है, पूरा एक पार्क बनाया जाता है, बिजनेस पार्क जैसा। तो ये एआई हब भी डेवलप किया जाएगा। तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है। इसमें से गवर्नमेंट संचालित एआई यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कर्नाटक इसको बनाती है तो ये देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी। ओके, आईटीटीएफ मेंस डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 बनने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी कौन सी है? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये आईटीटीएफ का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी मेंस डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय जोड़ी जो कि नंबर 2 पर पहुंची है आज तक, पहली बार, ये मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी है। ये दोनों भारत के टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये जोड़ी बनाकर खेलते हैं, ठीक है ना, मेंस डबल। तो मेंस डबल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है वर्ल्ड में, मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी। समझ में आ गया? तो ये एक इतिहास है, मतलब बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक नंबर 2 पर इंडिया की कोई भी जोड़ी नहीं पहुंची है मेंस डबल्स टेबल टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग में। तो मानव ठक्कर और मानुष शाह 2 लोग हैं और ये डबल्स के लिए खेलते हैं जोड़ी बनाकर। दोनों को भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और इनको जो गाइड करते हैं ना, इनके जो मेंटर है ना, वो भी टेबल टेनिस प्लेयर बहुत फेमस है, शरद कमल, अचंत शरद कमल। ये रिटायर हो चुके हैं, पर ये टेबल टेनिस के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और इनकी मेंटरशिप प्राप्त है दोनों ही खिलाड़ियों को, जिसके सहयोग से ये वर्ल्ड नंबर 2 तक पहुंच पाए हैं। इससे पहले ये जोड़ी वर्ल्ड नंबर 3 पर थी, लेकिन अब ये वर्ल्ड नंबर 2 पर आ गई है। वर्तमान में चाइना के 2 खिलाड़ी हैं, लिन शेंडोंग और हुआंग योजेंग। इन दोनों की जोड़ी वर्ल्ड नंबर 1 पर है डबल्स में, मेंस डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में। तो चाइना के खिलाड़ी की जोड़ी पहले नंबर पर और इंडिया के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी दूसरे नंबर पर है। इनके पहले अभी तक जो भारत का बेस्ट था ना वर्ल्ड रैंकिंग में डबल्स में, वो अर्चना कामत और मणिका बत्रा का था। ये विमेन्स डबल में वर्ल्ड नंबर 4 तक पहुंची है 2022 में। ये अभी तक टॉप का हमारा रिकॉर्ड था टेबल टेनिस में, विमेन्स या मेंस दोनों को कैलकुलेट करें तो। लेकिन अब मेंस में नंबर 2 तक पहुंचे हैं हमारे मानव ठक्कर और मानुष शाह, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, याद रखना। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन टेनिस खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है वर्ल्ड में। 1926 में इसकी स्थापना हुई, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और पेट्रा सॉलिंग जो कि स्वीडन से हैं, इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया है? वैसे ये लास्ट वीक हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन मिस हो गया था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट करना पड़ेगा हमको। नाटो समिट 2026, इसका आयोजन इस साल किया गया है तुर्की के अंकारा में, ठीक है। तो नाटो समिट है और ये तुर्की में हुई है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बार किस लिए भी इंपॉर्टेंट है
कि नाटो के मेंबर्स के बीच में विवाद की स्थिति आने वाली थी इस साल के शुरुआत में। अमेरिका ग्रीनलैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उसको अपने कब्जे में लेने वाला था। और जो ग्रीनलैंड है ना, वो यूरोपीय देश डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है, डेनमार्क का पार्ट है। तो डेनमार्क भी नाटो का मेंबर है और अमेरिका भी नाटो का मेंबर है। अगर अमेरिका अटैक कर देता ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के लिए, तो फिर नाटो में फूट पड़ जाती। तो हालांकि अटैक नहीं किया अमेरिका ने, लेकिन उसके बाद नाटो में कहीं ना कहीं जो बोल सकते हैं वैचारिक मतभेद तो देखने को मिल ही रहे हैं। इसके बाद जो पहली समिट हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2026 में नाटो की जो समिट है, जुलाई 2026 में तुर्की के अंकारा में इसका आयोजन किया गया और नाटो के महासचिव है मार्क रूटे, इन्होंने लीड किया है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तुर्की में वैसे ये दूसरी बार नाटो समिट हुई है, इसके पहले 2004 में इस्तांबुल में नाटो समिट का आयोजन किया जा चुका है। तो डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जॉइंट प्रोक्यूरमेंट और काफी अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर यहां पर डिस्कशन किया गया। पिछली नाटो समिट जून 2025 में नीदरलैंड के हैग में आयोजित की गई थी और इस बार देखिए 2025 में नीदरलैंड के हैग में और इस बार तुर्की के अंकारा में इसका आयोजन किया गया। नाटो की बात करें, नाटो के बारे में हमको पता होना चाहिए। 32 मेंबर कंट्रीज है नाटो की। क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत संघ था उस वक्त, आज रशिया है, सोवियत संघ की बढ़ती हुई पावर्स को रोकने के लिए कुछ यूरोपीय देश और कुछ अमेरिकी देश एक साथ आते हैं और वो एक सैन्य संगठन बनाते हैं। इसी का नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नाटो को जाना जाता है। तो नाटो का गठन 1949 में हुआ था सोवियत संघ की पावर्स को रोकने के लिए, उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए। एक ट्रीटी थी वॉशिंगटन ट्रीटी, क्योंकि वॉशिंगटन में ये ट्रीटी हुई थी। तो वॉशिंगटन ट्रीटी के आधार पर पहली बार नाटो एक सैन्य गठबंधन बना। 4 अप्रैल 1949 को 12 देश एक साथ आते हैं और ये गठबंधन बनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। वर्तमान में 32 मेंबर कंट्री देखने को मिलती है नाटो की। सबसे लेटेस्ट मेंबर स्वीडन था 2024 में नाटो का और इसके सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे। इस बार तुर्की के अंकारा में 2026 का नाटो समिट आयोजित की गई। नेक्स्ट ईयर 2027 का जो नाटो समिट है वो अल्बानिया की कैपिटल तिराना में आयोजित की जाएगी। तो यह है नाटो का पूरा इतिहास और नेक्स्ट जो समिट है वो भी याद रखिए, लेटेस्ट जो हुई है वो भी याद रखिए, सारी पूछी जाती है। तो 16 जुलाई के करंट अफेयर यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लें। देखो, लॉर्ड्स में टेस्ट ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज करवाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बनी क्रांति गौड़। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? यह है सिक्किम। रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? यह है सौम्या स्वामीनाथन। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें इंडियन क्रिकेटर कौन? सौरभ गांगुली। तिरुमाला श्री वेंकटेश मंदिर का प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव अनिवारा अस्थानम किस राज्य में आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य में। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में शुरू की गई ट्राइलेटरल पार्टनरशिप में भारत के साथ अन्य 2 देश कौन हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तबमर ग्रुप ने मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। यह कंपनी है स्पेन की। उत्तराखंड में राज्य की पहली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स गैलरी कहां शुरू की गई? इसे शुरू किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हाल ही में भारत टेक्स 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन या इवेंट का आयोजन कहां किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार अमूर्त निवेश में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? इंडिया। आंसर डी। ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी के नए डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो ये महेश दीक्षित नियुक्त किए गए। अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर आयोजित किया जाता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में इंडिया 4th रैंक पर रहा है।
ये हमारे क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, विंझिजिम इंटरनेशनल पोर्ट किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला एम्स किस राज्य में स्थापित किया गया था? और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।